डॉलर की उड़ान ने इस मुल्क की मईशत को एक नए बहरान के अंदर मुब्तला कर दिया है। हमारी मईशत पर मौजूद भारी भरकम कर्जों के हुजम को रुपए की कदर के गिरने के नतीजे में उस हुजम के अंदर मजीद इजाफा कर दिया गया है और हमारी कौम के एक आम आदमी पर जो पहले कर्जा मौजूद था उस कर्ज के अंदर मजीद इजाफा कर दिया है। इसहाक डार साहब कि जिन्हें मईशत के अरस्तू के तौर पर, जिन्हें डॉलर को कंट्रोल करने वाले के तौर पर इस मुल्क में लाया गया और ये दावे किए गए कि इसहाक डार साहब आएंगे और डॉलर डर जाएगा और डॉलर की कीमत नीचे गिर जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसहाक डार साहब के आने के फौरी बाद तो डॉलर की कीमत नीचे गई, लेकिन उसके बाद डॉलर उनके कंट्रोल के अंदर नहीं रहा और डॉलर के ऊपर जो मसनूई कैप लगाया गया, जब हम पाकिस्तान के ताजर और पाकिस्तान के सनतकार हुकूमत को ये कह रहे थे कि डॉलर को ओपन मार्केट के मुताबिक चलने दें, तो इसहाक डार साहब अपनी अना और अपनी ज़िद और अपनी हठधर्मी और अपनी ज़ाती ख्यालात की तस्कीन के लिए पाकिस्तान के सनतकारों और ताजरों की बात सुनने के लिए तैयार ना थे। उस मसनूई कैप के नतीजे में आपने देखा कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर इतना बड़ा फ़र्क पैदा हुआ कि जिसने मुल्क के अंदर हुंडी और हवाले के एक पूरे नए कल्चर और पूरे नए निज़ाम को फ़रोग़ दिया। उसके नतीजे में डॉलर पर दबाव इस कदर बढ़ा कि लोगों ने घरों के अंदर डॉलर स्टॉक करना शुरू किए और उसके नतीजे के अंदर फिर आपने दूसरा मंजर भी इस वक्त आपके सामने है कि डॉलर के नापैद होने के नतीजे के अंदर, एलसीज ना खुलने के नतीजे के अंदर इस वक्त हमारे पोर्ट के ऊपर 8000 से ज़ायद कंटेनर्स फंसे हुए हैं। हमने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी और स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देते हुए ये बात कही गई कि हम स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, लेकिन हमने उस वक्त भी ये बात कही कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का दूसरा मतलब इसको IMF की बराह रास्त ग़ुलामी के अंदर देना है कि ये स्टेट बैंक फिर रियासत पाकिस्तान के ताबे नहीं रहेगा, ये वफाकी काबीना और हुकूमत के ताबे नहीं होगा, बल्कि ये IMF से बराह रास्त हिदायत लेगा। और इस डॉलर के बहरान के अंदर कौम पूरी ने यह बात देखी कि वो बजाय इसके कि स्टेट बैंक इस हवाले से कोई अमली इक़दाम करता, जब ये बहरान आया तो स्टेट बैंक ने हाथ खड़े करते हुए इस पूरे मामले को कमर्शियल बैंक्स के हवाले कर दिया और फिर एलसीज ना खुलने के नतीजे के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अगर हम इंपोर्ट को देखें तो वो इंपोर्ट के जो हमारा इंपोर्टर 180 दिन और 360 दिन के क्रेडिट पर इंपोर्ट करने के लिए तैयार था, उनकी एलसीज भी इस वक्त नहीं खुल पा रही और उसके डिटेंशन चार्जेस और उसके डैमरेज चार्जेस जो पड़ रहे हैं, उन डिटेंशन चार्जेस और डैमरेज के नतीजे के अंदर और खाने पीने की अशिया की शॉर्ट एक्सपायरी के नतीजे के अंदर एक ख़तरा इस वक्त ये मौजूद है कि जब वो कंटेनर्स क्लियर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर हो चुकी होंगी, वो किसी काम की भी लोगों के लिए नहीं रहेंगी। इसी तरीके से वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग कराची तशरीफ़ ले गए और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि पोर्ट पर फंसे माल पर डैमरेज और डिटेंशन चार्जेस को कम किया जाएगा। लेकिन मैं हैरान हूँ वफाकी वज़ीर की मालूमात के ऊपर कि उनको शायद इस बात का इल्म भी नहीं था कि ये डिटेंशन चार्जेस ये तो शिपिंग कंपनियाँ लेती हैं और 98% शिपिंग कंपनियाँ पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, वो फ़ॉरेन मलकियत के अंदर हैं। एलसीज को नहीं खोला जा रहा, लेकिन डिटेंशन के जिसके पैसे हमें डॉलर्स की शक्ल में बैरून मुल्क शिपिंग कंपनियों को देने हैं, तो ज़र मुबादला उसके नतीजे में बाहर जाएगा और फिर शिपिंग के लेट होने के नतीजे के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियां इस बात की धमकी दे चुकी हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन को मुअत्तल करने की तरफ जा सकती हैं। तो ऐसे हालात के अंदर कि जब शिपिंग कंपनियां अपने शिपिंग के मामलात को पाकिस्तान की तरफ से क्लोज़ करने की तरफ जाएंगी, तो मैं हुकूमत से और अशराफिया से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त के अंदर कि जब हमारी इंपोर्ट के अंदर अगर आप बुनियादी आइटम्स को देखें तो हमारा फ्यूल, हमारे ईडेबल आइटम्स कि जिसके अंदर दालें, चावल, मिसाले, हमारा रा मशीनरी का रा मटेरियल, हमारी मशीनरी, हमारे स्पेयर पार्ट्स, हमारी ज़री अद्वियात और ज़राअत से मुतल्लिक़ा चीज़ें, हमारे फार्मा से मुतल्लिक़ा चीज़ें, ये सारी हमारी इंपोर्ट के ऊपर इन्हिसार करती हैं
और इस रॉ मटेरियल के ना मिलने की वजह से और मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स ना आने की वजह से इस वक्त मुल्क की 50% से ज़ायद सनतें बंद हो चुकी हैं। आप सबके सामने है कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हो, हमारा ऑटो सेक्टर हो या हमारे दीगर बहुत सारे सेक्टर हो, मुसलसल अपनी सनतें बंद किए चले जा रहे हैं। और इन सनतों की बंदिश से हज़ारों लोग मुल्क के अंदर बेरोज़गार हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो हमारा टैक्स कलेक्शन है उसका 57% सनतों से इकट्ठा होता है। और सनतें बंद होने के नतीजे के अंदर ये जहां लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, वहीं पर मुल्क को टैक्स कलेक्शन के अंदर भी बड़े पैमाने पर कमी के ख़तरात का सामना है। इससे पहले भी सनतें महंगी बिजली की वजह से और इसके साथ साथ ज़ीरो प्रेशर गैस की मैं बात यहाँ करना चाहूँगा कि ज़ीरो प्रेशर गैस की वजह से सनतों की पैदावार पहले ही बुरे तरीके से मुतासर थी। और उसके ऊपर फिर ये जो हमारी इंपोर्ट की सूरत हाल है, इसकी वजह से अब मुल्क की सनतें बंद होने की तरफ जा रही हैं। और सिर्फ सनतें ही नहीं, हम मेरे साथ रियल स्टेट के लोग बैठे हुए हैं, हमारी रियल स्टेट की इंडस्ट्री हो तो वो भी बंद होने की तरफ जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया गया और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद इजाफे की तवक्कुआत की जा रही हैं। इस मुल्क के अंदर आटे का बहरान हो कि एक ज़री मुल्क के अंदर इस वक्त इसी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर आप बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान की बात ना कीजिए, यहाँ पर आटे के ट्रकों पर लाइनें लगती हैं और ज़िल्लत और रुसवाई के साथ एक आम आदमी को 2 वक्त की रोटी के लिए आटा लेने पर लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और इस हफ्ते के इंडेक्स के मुताबिक महंगाई जो है वो 35-36% से ज़्यादा इस हफ्ते का महंगाई का इंडेक्स है। ऐसे हालात के अंदर एक आम आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी का नाता बरकरार रखना मुश्किल हो चला है। और इसी महंगाई की वजह से, इसी बिजली और गैस की वजह से हमारे मुल्क का एक आम ताजर भी परेशान है। जहां सनतकार परेशान है, वहां इस मुल्क का एक आम ताजर भी परेशान है, इसलिए कि महंगाई के नतीजे में, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होने के नतीजे में, ताजरों के अखराजात बढ़ने के नतीजे में, ताजरों पर लगे हुए टैक्सेस की भरमार के नतीजे में इस मुल्क का एक आम दुकानदार अब अपनी दुकानों के किराए अदा करने से कासर हो चुका है। हमारे मुल्क का एक आम ताजर इस वक्त अपना असल ज़र खाने पर मजबूर हो चुका है। हमारे मुल्क के ताजरों की एक बड़ी तादाद इस वक्त अपनी दुकानें बंद करने की तरफ जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि दुकानें और सनतें बंद करके भी वो किधर जाएंगे और क्या करेंगे। हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हमारे नान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस वक्त वो इस काबिल नहीं इस महंगे आटे की वजह से कि वो लोगों को रोटी मुहैया कर सकें। वो रोटी जो एक बुनियादी इंसानों की ज़रूरत है वो मुहैया करने से कासर हो चुके हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी हुक्मरान तबके हों या रियासती अशराफिया हो, वो किसी मामले को संजीदा लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। सियासी खींचातानी, इक़्तिदार की रस्साकशी, सियासी बयानबाजी, इक़्तिदार के लिए भाग दौड़, इक़्तिदार के लिए गालम गलोच का कल्चर, इक़्तिदार के लिए सोशल मीडिया और दीगर मीडिया के ऊपर एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत के अलावा कुछ भी हमें नज़र नहीं आता। मैं यहाँ किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, चाहे वो इक़्तिदार के अंदर मौजूद पार्टियाँ हों या इक़्तिदार के ऐवान से बाहर मौजूद इस वक्त की हुक्मरान अशराफिया हो, वो इस मुल्क के मसाइल को संजीदगी से लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इस वक्त इस मुल्क के अंदर ज़ातियात की सियासत, गैर संजीदा रवैयों और इखलाकी हदूद की पामाली ने इस मुल्क के आने वाली नस्ल को भी तबाह कर दिया है। ऐसे हालात के अंदर जब हम देखते हैं तो हुक्मरानों के पास एक ही हल नज़र आता है, और वो हल क्या है? वो हल है कि इस मुल्क की मईशत को कर्ज़ों की भीख के ऊपर चलाया जाए। इस मुल्क को कर्ज़ों की भीख के ऊपर चलाने के लिए इस वक्त IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और IMF के साथ 2 ही बातें हैं, या तो डील की कोशिशें हैं, बसूरत दीगर डिफ़ॉल्ट का अमल ऐलान करना बाकी है। और ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि IMF अपने मुतालबात, अपनी शराइत, अपने तरीक़ाकार के तहत
पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है। और हमारे जो हुक्मरानों की ये खुशफहमियाँ थीं कि हमें दोस्त ममालिक से इमदाद मिलेगी, कोई हमें कर्ज़ देगा, ये खुशफहमियाँ भी अब दूर हो चुकी हैं कि हमारे तमाम दोस्त ममालिक ने अपनी इमदाद को IMF के साथ और शराइत के साथ मशरूत कर दिया है। ऐसे हालात के अंदर अगर IMF से हमें कर्ज़ मिल भी जाता है तो ये आर्जी इंतज़ाम के अलावा कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इस वक्त मुल्क की मजमूई मईशत का 70% हमारे ऊपर कर्ज़ चढ़ चुका है। और इस कर्ज़ को उतारने और इसके सूद की अदायगी के लिए मुझे समझ नहीं आती कि फिर एक कर्ज़ के बाद दूसरा कर्ज़, दूसरे के बाद तीसरा कर्ज़। साबका हुक्मरानों ने भी IMF से मुआहदा किया और फिर उन्होंने उस मुआहदे को दरमियान में उस पर अमल दरामद को छोड़ा और अब ये नए हुक्मरान भी फिर IMF की तरफ जा रहे हैं। और IMF के नतीजे में क्या होगा ये इस कौम की समझ से बाहर है, इसलिए कि यह नज़र आता है कि महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि IMF आखिर क्यों हुक्मरानों से ये नहीं पूछता कि पेंडोरा और पानामा लीक्स की लूटी हुई दौलत कहाँ है। वो क्यों ये नहीं पूछता कि इस मुल्क की ज़री जागीरों के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता। IMF क्यों ये नहीं पूछता कि हुक्मरान VIP कल्चर, बैरूनी दौरे, मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस की सहूलतें क्यों इस्तेमाल करते हैं। IMF इस मुल्क के गरीब आवाम का खून निचोड़ने की पॉलिसियों की तरफ ही क्यों इस मुल्क के हुक्मरानों को मुतवज्जे करता है। इसलिए कि शायद IMF भी चाहता है कि पाकिस्तान इस जंगल के अंदर फंसा रहे और पाकिस्तान के एक आम आदमी का खून निचोड़ कर आलमी मालियाती इदारों को ईंधन और खुराक फराहम की जाए। इसलिए मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान इस वक्त ये बात समझती है, हमने मुल्क गिर सतह पे मुल्क के तमाम इदारों और एसोसिएशन से को भी इस पे ऑन बोर्ड लिया है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त इस सियासी उखाड़ पिछाड़ की बजाय इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो हुक्मरान हों, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वह असम्बलियों के अंदर मौजूद हों या असम्बलियों से बाहर मौजूद हों, चाहे वो मुल्क के इदारे हों, चाहे वो आला अदलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो और पाकिस्तान के सनतकार और ताजर हों, एक टेबल पर बैठकर इस वक्त एक संजीदगी से चार्टर ऑफ इकानमी को तैयार करने की ज़रूरत है। एक ऐसा चार्टर ऑफ इकानमी जिसके अंदर इक़्तिसादी पॉलिसियों का तसलसल मौजूद हो। जो पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएँ, कम अज़ कम 20 साल का एक इस मुल्क के लिए इक़्तिसादी मनसूबा वो तश्कील दिया जाए, जिस मनसूबे को हुकूमतों के आने और जाने से कोई फ़र्क ना पड़े, वो मनसूबा तब्दील ना किया जा सके। इसके साथ ज़रूरत है कि इस इक़्तिसादी मनसूबे के अंदर हमने इसके ऊपर पूरी वर्किंग की है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए, पाकिस्तान की ज़राअत को कैसे बढ़ाया जाए, पाकिस्तान के अंदर सियाहत से कैसे ज़र मुबादला लाया जाए, पाकिस्तान की मादनियात और छुपी हुई मादनियात को एक्सप्लोर करते हुए कैसे पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया जाए, पाकिस्तान के नौजवानों और ख़वातीन के पोटेंशल को इस्तेमाल करते हुए IT इंडस्ट्री के ज़रिए कैसे पाकिस्तान के अंदर पैसे को लाया जा सकता है। और इसी तरह हमारे मुहिब्बे वतन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वो पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई पोजीशन है, ना अमेरिका, ना चाइना, ना वस्त एशिया की रियासतें हमें किसी मुश्किल मंझधार के अंदर देखना चाहती हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारे चार्टर ऑफ इकानमी की तश्कील के अंदर इस खित्ते की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसियाँ बनाई जाएँ। और एक अहम बात जो इस मौके पर हम मुतालबा करना चाहते हैं पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से कि इस मुल्क के लूटने वालों से लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए। ये लूटी हुई दौलत पाकिस्तान के कर्ज़ उतारने पर ख़र्च की जाए। दूसरा मुतालबा हम ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चाहे वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हों, मियाँ शहबाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, वो इमरान ख़ान हों, या वो इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हों, इस मुल्क के सरमायादार हों, वो अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर लाएं। पाकिस्तान की रियासत को इस वक्त
IMF की बजाय ये पाकिस्तानी के जो इस मुल्क के अंदर खरबपति बने हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा लाकर उनको एमनेस्टी दी जाए, उनसे ना पूछा जाए कि ये पैसा कहाँ से आया। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को कर्जा दें और रियासत पाकिस्तान उस कर्ज पर उनको मुनाफा दे, ताकि हम इस वक्त पाकिस्तान के कर्ज उतारने की तरफ और पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की तरफ जा सकें। इसके साथ हम तीसरे मुतालबा ये करना चाहते हैं कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तमाम गवर्नर्स, वज़राए आला, मिनिस्टर्स, मेंबरान सूबाई असम्बली, सेनेट, तमाम जजेस, आला अदलिया के जजेस, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब की ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, इन सब की तनख्वाहें फ़ौरी तौर पर बंद की जाएँ और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और आला अदलिया के जजेस और हमारे जर्नैल हैं, इनकी मराआत को भी फ़ौरी तौर पर आधा किया जाए। हमारी तमाम तरह की रियासती अशराफिया और अवामी नुमाइंदों के बैरून मुल्क दौरों, उनके मुफ्त इलाज, उनको मुहैया की जाने वाली मुफ्त गैस, उनको मुहैया की जाने वाली मुफ्त बिजली की सहूलतों, उनकी सिक्योरिटी के नाम पर हज़ारों मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के अहलकार वो सारे वापस लिए जाएं, ताकि हम इस मुल्क की सिमत को दुरुस्त कर सकें। इसके साथ हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि फ़ौरी तौर पर मुल्क के अंदर गैर पैदावारी, गैर तरक्याती अखराजात पर पाबंदी लगाई जाए। हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि रियासत पाकिस्तान फ़ौरी तौर पर अपने अखराजात को 50% कम करने का ऐलान करे, इसलिए कि इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हिकमत अमली के बग़ैर अब पाकिस्तान के मुआशी मसाइल से निकलना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के छोटे ताजरों की तरफ से हम इस बात का ऐलान भी करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के छोटे ताजर ने इन हुक्मरानों को भी और माजी के हुक्मरानों को भी फ़िक्स टैक्स की स्कीम बनाकर दी। पाकिस्तान का छोटा ताजर रज़ाकाराना तौर पर फ़िक्स टैक्स के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि ये जो FBR का बोसीदा ढांचा पाकिस्तान के सनतकार को, पाकिस्तान के ताजर को, पाकिस्तान की रियल स्टेट इंडस्ट्री को तंग करता है, इस ढांचे की असर नौ तामीर करते हुए, इसको तरतीब देते हुए, ये जो पॉइंट ऑफ सेल के नाम पर बलूचिस्तान या खैबर या पंजाब में दुकानें सील करने का या ये ताजरों को डराने और धमकाने का एक सिलसिला जारी है, इसको बंद किया जाए। और इसके साथ एक अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करते हुए, इसलिए कि इनडायरेक्ट टैक्स मुल्क की यतीम और बेवा भी वही देती है और अरबोंपति आदमी भी वही देता है। आमदन पर टैक्स का निज़ाम इस मुल्क में लाया जाए और सिंगल टैक्स सिस्टम की तरफ जाया जाए, ताकि ये 45 किस्म के टैक्सों के को चक्कर देकर इस मुल्क की अशराफिया वो टैक्स बचाने के रास्ते की तरफ ना जा सके। इस तमाम हिकमत अमली के लिए हम मुल्क की तमाम सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। हम इसके लिए चार्टर ऑफ इकानमी पर मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत करने की तरफ और उनकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने की तरफ जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो सियासी क़यादतें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान के ताजर और सनतकार इनको एक पेज पर बिठाकर एक ऐसा डॉक्यूमेंट तश्कील दे दें ताकि हम इस मुल्क को बहरान से निकाल सकें। इसलिए कि इस मुल्क का ताजर और सनतकार ये बात समझता है कि इस मुल्क पर खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आया तो ये हुक्मरान और ये रियासती अशराफिया ये तो बैरून मुल्क चली जाएगी, लेकिन इस मुल्क का ताजर और सनतकार और इस मुल्क का आम आदमी उसको यहीं पे रहना है और पाकिस्तान के साथ ही उसकी ज़िंदगी और उसका नाता जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इस पाकिस्तान को एक फलाही और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं और इसलिए मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ने जो ऐलान किया कि 13 फरवरी को हम मुल्कगीर सतह पर यौम एहतजाज मनाएंगे। मुल्क के तमाम सूबाई दारुल हुकूमत पर, मुल्क के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर उस दिन एहतजाज होंगे और इसी तरह हम अपनी इस तहरीक को, एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाते हुए हम इन हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि ये सियासी खींचातानी की बजाय संजीदा रवैयों को इख्तियार करें। और एक अहम आखिरी बात कहना चाहूँगा
कि वफाकी शरई अदालत जिस बात का फ़ैसला कर चुकी कि पाकिस्तान की मईशत को सूद से पाक किया जाए, और इसहाक डार साहब ने इस बात का ऐलान भी किया। हम ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की मईशत को सूद फ्री मईशत बनाया जाए। हम सूद फ्री मईशत की तरफ जाएंगे तो IMF और वर्ल्ड बैंक से भी जान छूटेगी और पाकिस्तान की मईशत के अंदर बरकत और खुशहाली भी आ सकेगी। बहुत शुक्रिया।